Hello guys, I have been receiving a lot of doubts on a particular question of leasing, so I thought why not record and put it on the YouTube so that everybody can watch the sum. So this question is question number 24, practice manual, page number 3.42, and the chapter is leasing. So I read the question along with you and you can just try to follow the solution. R Limited requires a machine for 5 years. There are two alternatives, either to take it on lease or buy. After reading this question, it is very apparent that this question is from the lessee point of view. The company is reluctant to invest initial amount for the project and approaches their bankers. Bankers are ready to finance 100% of its initial required amount at 15% rate of interest for any of the alternatives. This term, any of the alternatives, is very important here because ये देख के हमें ये पता चल रहा है कि शायद दोनों ऑप्शन में, लीजिंग में भी मतलब एंड बोरोइंग में भी, दोनों में शायद बोरोइंग होने वाली है, राइट? वो क्या होगा और कैसे होगा वो सब अपने को आगे जाके पता चलेगा. ओके, एनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, फाइन. अंडर लीज ऑप्शन अ फ्रंट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹5 lakh is payable to the lessor, which is equal to the cost of the machine, out of which 40% shall be adjusted equally against annual lease rent. ये जो लिखा हुआ है ना सम के अंदर में कि 5 लाख रुपया की सिक्योरिटी डिपॉजिट लेसर को देनी पड़ेगी अपने को, राइट? और उसका 40% ऑफ 5 लाख इज अराउंड 2 लाख ऑफ रुपीस. तो 2 लाख रुपए इक्वल 5 सालों में डिवाइड हो जाएंगे. तो डिवाइड होने से जो भी अमाउंट होगा वो हर साल के लीज रेंट के साथ में वो अमाउंट एडजस्ट होता चला जाएगा. ओके, फिर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द मशीन expected scrap value will be at book value after providing depreciation at the rate of 20% on written down value basis. Under buying option, loan repayment is in equal annual installments of principal amount which is equal to the annual lease rent charges. इसमें 2-3 बातें सामने आई है. इसमें लिखा है अगर लेसी ने बाय किया, अगर लेसी ने ये मशीन बाय किया तो लोन की जो रीपेमेंट होगी वो होगी वो जो 5 लाख डिवाइड बाय 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. इंटरेस्ट इंक्लूसिव माइंडेड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वी आर अज्यूमिंग दैट 5 लाख डिवाइड बाय 5 years विल बी 1 लाख पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. फिर लिखा हुआ है एक बात और भी लिखी हुई है विच इज इक्वल टू द एनुअल लीज रेंट चार्जेस. इसका यह भी मतलब हुआ कि शायद लीज रेंट 1 लाख रुपया होगा. ये इनडायरेक्टली सम में लिखा हुआ है. फिर लिखा है इन्होंने हाउएवर इन केस ऑफ बैंक फाइनेंस फॉर लीज ऑप्शन. क्यों अपन बैंक फाइनेंस करवाएंगे? क्योंकि लेसर यहाँ पे 5 लाख रुपीस का अपफ्रंट सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने को मांग रहा है. तो अगर अपने बैंक से बोरो करके 5 लाख बाय कर लेते हैं मशीन तो अपन ओनर हो जाएंगे, तो उसकी कैलकुलेशन अलग आएगी. दूसरा केस, लीजिंग में अपन क्यों बोरो करेंगे? तो लीजिंग में अपन इसलिए बोरो करेंगे क्योंकि हमें सामने वाले को सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है. ओके, तो ये उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. लिखा है यहाँ पे हाउएवर इन केस ऑफ बैंक फाइनेंस फॉर लीज ऑप्शन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू द लीज रेंट इज एडजस्टेड एवरी ईयर and the balance at the end of the 5th year. Guys, थोड़ा सा सम को और एडवांस होने दीजिए तो मैं आपको इसकी पूरी मीनिंग बताती हूँ, वरना यू विल गेट वेरी कंफ्यूज्ड अगर मैं सारी बात एक साथ बोलूंगी तो. Assume income tax rate is 30%, interest is payable at the end of every year and the discount rate is at the rate of 15% per annum. और डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आपको दिया हुआ है. अपने को दोनों ऑप्शन का बोरो एंड बाय, बोरो एंड लीज, इन दोनों ऑप्शंस का अपने लोगों को एनपीवी निकालना है. हायर द बेटर. दिस इज द सम ऑल अबाउट. पहले अपन ना बोरो एंड बाय का ऑप्शन सॉल्व करते हैं बिकॉज आई थिंक दैट इज रिलेटिवली इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एज वेल. फाइन.
Okay. So I will not deviate from the solution of the practice manual too much because many of you would have tried the same method and I do not want to disturb at this point of your exam. Okay. So look at here. The solution to question number 24, page number is 3.42. फाइन है. तो क्वेश्चन में सबसे पहले अपन कंप्यूट करते हैं नंबर वन एनपीवी फॉर बोरो एंड बाय. तो बिफोर आई गो हेड अपने को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि अगर मैं मशीन को बोरो करके बाय करती हूं तो क्या इंप्लीकेशन होगा. तो अगर अपन बैंक से 5 लाख रुपीस बोरो करके ये मशीन बाय कर लेते हैं तो वी विल बिकम द ओनर ऑफ द मशीन एंड इन दैट सिनेरियो आपके घर से हर साल कैश आउटफ्लो किस चीज का होगा. आपके घर से कैश आउटफ्लो होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट का और साथ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का. प्रिंसिपल कंपोनेंट पे आपको अपने P&L पे टैक्स शील्ड नहीं मिलेगी लेकिन इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आपको हर साल टैक्स की शील्ड मिलेगी. ये था नंबर 1. नंबर 2, इफ यू बिकम द ओनर ऑफ द मशीन देन यू विल एंजॉय डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. जब आप उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को अपने P&L में आप डालोगे तो आपको हर साल एक टैक्स शील्ड जनरेट होगी. वो अमाउंट होगा जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट जाने से कम हो जाएगा बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बी टेकन एज एन एक्सपेंस इन आवर P&L. थर्ड, you will also be enjoying the salvage value and the tax shield accordingly. अगर आपकी मशीन बुक वैल्यू से ज्यादा में बिकेगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आपकी मशीन बुक वैल्यू से कम पे बिकेगी तो जो लॉस आएगा उस लॉस पे भी आपको टैक्स का शील्ड मिलेगा. सो ब्रॉडली व्हेन यू बोरो एंड बाय द मशीन 3-4 चीजों का एडजस्टमेंट आता है. नंबर 1, द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीजें आएंगी. नंबर 1 द प्रिंसिपल कंपोनेंट, नंबर 2 द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड और में इंटरेस्ट अमाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट और थर्ड सैल्वेज वैल्यू. सो आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट फॉर ऑल दिस वी विल अराइव एट द एनपीवी ऑफ बोरो एंड बाय. सो लेट्स स्टार्ट द सम. सबसे पहले ए कंप्यूटेशन ऑफ the loan installment and interest on outstanding balance. ओके तो ये करने से हमें हर साल बैंक को जो अपने को प्रिंसिपल कंपोनेंट की पेमेंट होगी वो मिल जाएगा और साथ में जो इंटरेस्ट अपन पे करेंगे वो भी मिल जाएगा. ओके स्टार्ट देन. ईयर वी आर डूइंग द सम फॉर 5 years 3, 4 and 5. So outstanding then interest. As interest they are charging at the rate of 15%, I think. Just check it out. Yes, it's 15%. Interest at the rate of 15%. Then principal component and total installment. ठीक है. तो यहां पे आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर के एंड पे है 5 लाख रुपीज. सो 5 lakh into 0.15 will give you 75,000 का interest. And as I said you that principal will be repaid in 5 equal installments. तो फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट ये एंड ऑफ द ईयर पे होगा. तो टोटल अमाउंट आएगा 1,75,000 का. यहाँ पे सेकेंड ईयर में ये 4 लाख हो जाएगा बिकॉज आप अपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं. ओके दिस विल गिव अस 60,000.
ओके, और यहाँ पे वापस से 1 लाख, so that will become 1,60,000. ठीक है, फिर 3 लाख and so on. So 3 lakh into 0.15 will give you 45,000. Again 1 lakh, and this will become 1,45,000. Again this will be 2 lakh, and we will pay here 30,000 and 1 lakh for principal. This becomes 1,30,000. लास्ट ईयर में 1 लाख स्पेंडिंग, वी विल पे 15,000 का इंटरेस्ट, 1 लाख का प्रिंसिपल कंपोनेंट. टोटल पेमेंट ऑन द हेड ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 1,15,000, विच इज लाइक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट दोनों साथ में. ये दिस इज 1. अभी नंबर 2, दूसरा टेबल जो मैं बनाने वाली हूं, दिस इज बी, एंड दिस टेबल इज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ depreciation. So computation of depreciation. Okay. So हाँ, so depreciation के लिए इन्होंने they have given you here around 20% on written down value. Okay, ठीक है. So here outstanding depreciation and closing. तो सबसे पहले इफ आई टेक 5 लाख की मशीन है और 5 लाख की मशीन पे 20% होगा 1 लाख, राइट है. तो 1 लाख माइनस इट विल बी 4 लाख. यहां पे वापस से आई कैन टेक 4 लाख into this will be 80,000. 20% on 40,000 will be 80,000, and this will be 4 lakh minus 80,000. This will be 3,20,000. Then 3,20,000 into 0.2 will give me 64,000. 64,000 minus I get 2,56,000 as closing. 2,56,000 into 20% will give me 51,200. That is 204,800. This is 204,800 into 20% will give you 40,960 minus 4,800 will give me 163,840. Fine है. तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन कॉलम. नाउ व्हाट वी कैन डू कि देखो आप कैसे भी शेड्यूल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स में पूरी क्लैरिटी होना चाहिए. अब ये जो अमाउंट अपने जाएगा, ये जो अमाउंट जा रहा है पहले साल में, इस अमाउंट पे ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ये दोनों अमाउंट पे हमें टैक्स शील्ड जनरेट होगी. तो 75,000 ऑफ इंटरेस्ट एंड 1 लाख ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल हो गया 1,75,000 का अपन खर्चा दिखा रहे हैं P&L के अंदर में. तो 1,75,000 पे 30% का अगर टैक्स बेनिफिट मिलता है तो 52,500 की अपन को टैक्स बेनिफिट आ रही है. मतलब जब ये ब्याज और डेप्रिसिएशन का अमाउंट P&L में जाएगा तो 52,500 के जितना अमाउंट हमारा उस साल टैक्स डिपार्टमेंट को जाने से बच जाएगा. तो व्हाट वी कैन डू गाइज, 1,75,000 minus 52,500 will be the net outflow in year 1. कैसे भी सम को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. फाइन है. ओके, तो थर्ड टेबल बना रही हूं. सी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट आउटफ्लो. Computation of net outflow under borrow and buy option.
अगर पैसा बोरो करके बाय किया तो अगेन ईयर 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो कैश आउटफ्लो, ये कौन सा वाला कैश आउटफ्लो लेने वाली हूं? जो अपने ऊपर 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल का और 75,000 ये वाला अमाउंट लेने वाली हूं मैं, ये वाला अमाउंट. ठीक है, तो ये अमाउंट आप जब अपन फाइनेंस में ना अक्रूवल बेस्ड कैलकुलेशन नहीं लेते हैं, अपने घर से सच में कितना पैसा गया है हम वो लेते हैं. ये एक बात हुई. दूसरी बात, 1,75,000 दैट इज 1,75,000 पर हमें सिर्फ 75,000 पे टैक्स का बेनिफिट अलाउड है. हमें वो जो 1,00,000 रुपीज है वो अमाउंट टैक्स कैलकुलेट करने के पहले पेंडल में डालना अलाउड नहीं है. तो 1,75,000 रुपीज एक्चुअली हम बैंक को देंगे, लेकिन क्योंकि 75,000 का ब्याज और 1,00,000 का डेप्रिसिएशन उस मशीन के नाम का पीएनडल में जाएगा, तो हमारे घर से पूरे 1,75,000 नहीं गए, हमारे घर से जाएगा थोड़ा कम. तो लुक एट हियर, तो ये हो जाएगा 1,75,000. ये पूरा कॉलम आई एम गोइंग टू कॉपी. सो दैट विल बी 1,60,000, then 1,45,000, then 1,30,000 and 1,15,000. ठीक है. नाउ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट. ओके, सो डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट गए दोनों मैं ऐड करने वाली हूं. तो पहले साल में 1,00,000 का डेप्रिसिएशन और 75,000 का इंटरेस्ट, दैट बिकम्स 1,75,000. Then in the second year this will be 60,000. ये देखो 60,000 का इंटरेस्ट और 80,000 का डेप्रिसिएशन. तो वैसे तो नॉर्मल है, बट फिर भी स्टिल इफ यू वांट दैट विल बी 1,40,000, बिकॉज अपन ये ले रहे हैं कि पीएनडल में क्या अमाउंट जाएगा. थर्ड ईयर में आएगा ये 45,000 एंड 64,000. सो 45,000 and plus 64,000 gives me 1,09,000. 1,09,000. फोर्थ ईयर में आएगा 51,200 and 30,000. 51,200 plus 30,000, that is 812,000, and next will be 15,000 plus 40,000, 960. That gives me 55,960. ये अमाउंट वो वाला अमाउंट है जो आप पीएनडल में डालोगे, बिकॉज ये अलाउड है खर्चे के तौर पर लेना टैक्स कैलकुलेट होने के पहले. तो टैक्स शील्ड मिलेगी अपने. हर साल इतने अमाउंट से अपना टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा. तो लुक एट हियर, टैक्स शील्ड. टैक्स शील्ड विल बी 1,75,000 into 0.3, that gives me 52,500. Then 1,40,000 into 0.3 will give you 42,000. Then 1,09,000 into 30% will give me 32,700. Then 81,200 into 0.3 will give you 24,360. Then 55,960 into 0.3 will give me 16,788. This is nothing but हर साल इतना अमाउंट टैक्स डिपार्टमेंट को जाने से बच रहा है. तो हमारे घर से नेट पैसा कितना बाहर गया, तो वो हो जाएगा कैश आउटफ्लो माइनस टैक्स शील्ड. सो नेट आउटफ्लो या फिर नेट कैश आउटफ्लो. तो 1,75,000 minus 52,500 gives me 1,22,500. Then 1,60,000 minus 42,000, that is 1,18,000. 145 minus 32,700, that gives me 1,12,300. Similarly, I get 105,640 and 98,212. अब इसमें मैंने
जैसे शुरू में बोला कि 4 चीजों का एडजस्टमेंट आएगा. नंबर 1, द प्रिंसिपल रीपेमेंट, द इंटरेस्ट पेमेंट, द डेप्रिसिएशन एंड द सैल्वेज वैल्यू. अब तक जो सम किया ना, तो अपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो 1 लाख था वो कंसिडर कर लिया, जो इंटरेस्ट पेमेंट थी हर साल 75, 60 उसको कंसिडर कर लिया, डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर कर लिया. हमने एक चीज अब तक कंसिडर नहीं करी है और वो है सैल्वेज वैल्यू. अब जो ऊपर हम लोगों ने कंप्यूट किया था क्लोजिंग, तो बुक वैल्यू अपनी है ये, अपनी बुक वैल्यू है 163,840. तो इसमें इन्होंने कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है. देखो आप सब में लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने अबाउट द एट द एंड ऑफ द मशीन एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू विल बी एट द बुक वैल्यू. मतलब बुक वैल्यू एंड सैल्वेज वैल्यू विल बी द सेम. मतलब अपने बुक्स में जो मशीन की वैल्यू नजर आ रही है एग्जैक्टली वही वैल्यू में मशीन बाजार में बिक जाएगी. इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा आपकी कैलकुलेशन में ना तो टैक्स का शील्ड आएगा और ना टैक्स का खर्चा आएगा. बिकॉज व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल टू सैल्वेज वैल्यू देन नाइदर यू हैव टू पे नॉर यू विल गेट. ये पूरे के पूरे पैसे आप अंदर ले लोगे. So here what we can do here basically guys, now we can take PV of these values. PV at the rate of 15%. और PV फैक्टर उन्होंने दिया हुआ है तो अपने को मेहनत नहीं करनी. 0.8696, 0.7562, 0.6576, 0.5718 and 0.4972. So when I multiply this, we can just try to, I can just try to be a bit, since all of you must be comfortable on this calculation. 106,526, 89,232. So basically I am multiplying the net outflow with the PV factors. And 48,831. मैंने सैल्वेज अब तक नहीं लिया, अपन लास्ट में ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में. Okay, so if I add all of them, I get 106,526 plus 89,232 plus 73,848 plus 60,405 and plus 48,831. So I get 37,842. This is the PV of the cash outflows. Now, so here what I can do is कि ये जो अपना अमाउंट था ना सैल्वेज का, वो हमारा इनफ्लो होगा क्योंकि मशीन बिकेगी तो पैसा आएगा. तो वो जो पैसा लेकिन है वो 5वें साल के एंड पे है. तो उसको अगर अपन 5वें साल का फैक्टर लगा दें ना 0.4972 का, तो वो आज के टर्म्स में आ जाएगा और उसको इस अमाउंट के साथ एडजस्ट करूंगी तो नेट कैश आउटफ्लो इन टर्म्स ऑफ पीवी अपने को पता चलेगा इफ वी बोरो एंड बाय. सो लुक एट हियर. सो कॉस्ट ऑफ बोरो एंड बाय ऑप्शन will be equal to 37,842, then minus. Why minus? Because this amount is your outflow. ये amount outflow है अपना. तो मशीन बेच के जो पैसा आएगा वो इनफ्लो है. तो कॉस्ट निकालने के लिए आउटफ्लो में से इनफ्लो अपन माइनस करेंगे. माइनस दैट अमाउंट वाज 163,840, but the value is at the end of the 5th year. So we need to multiply the PV factor, that is 0.4972. ये 5वें साल का PV फैक्टर है. देखते हैं क्या आता है ये. So 163,840 into 0.4972, right? So 37,842, that gives me 29,73,7381. This is the answer. मतलब this is the cost we will bear if we borrow and buy the machine in terms of PV. मतलब ये जो वैल्यू है ना ये 0 पे खड़ी है. अब अगला जो ऑप्शन कॉन्टेम्पलेट करने वाले हैं वो है बोरो एंड लीज. मतलब
लेसर हमसे 5 लाख रुपया का डिपॉजिट मांग रहा है जो कि हम बैंक से बोरो करने वाले हैं, और वो जो अमाउंट होगा गाइस उसकी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली कैसे चलेगी वो समय काफी कुछ मेंशन किया हुआ है। सो आई जस्ट शो यू, अगर उस ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट इससे कम आएगा देन वी विल गो फॉर बोरो एंड लीज, अदरवाइज वी विल गो फॉर बोरो एंड बाय। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सो नंबर 2, बोरो एंड लीज ऑप्शन, बोरो एंड लीज ऑप्शन। यहां पे थोड़ा सा समझाऊंगी मैं क्योंकि 2-3 चीजें यहां पे आ रही है। रादर मैं क्या करती हूं, एक डायग्राम बना के आपको मैं दिखाती हूं, ठीक है। तो डायग्राम कैसे आएगा वो देखो आप, कि आर लिमिटेड सब कुछ नहीं डाल रही हूं डायग्राम में, बट थोड़ा बहुत आपको समझेगा जरूर। आर लिमिटेड कंपनी है, राइट है, और यहां पे लीज कंपनी है, इसकी लीज कंपनी है, राइट है। तो इसको अपन, एंड यहां पे है बैंक जिससे सिक्योरिटी डिपॉजिट का अपन पैसा बोरो करेंगे। तो बैंक से आर लिमिटेड ने पैसे बोरो कर लिए 5 लाख रुपीस, ठीक है, और ये पैसे इसने दे दिया लीज कंपनी को, कितना, अगेन 5 लाख, ठीक है। अभी हर साल यहां पे लिखा हुआ है कि बेसिकली 5 लाख का 40%, कितना होता है 5 लाख का 40%? 2 लाख रुपए। 2 लाख को अगर आप 5 साल में डिवाइड करोगे तो 40,000 रुपीज आता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं। पहले मैं आर लिमिटेड और लीज कंपनी के बारे में बात करूंगी, उसके बाद में आर लिमिटेड और बैंक के कैश फ्लोज के बारे में बात करूंगी। अपन दोनों को कंबाइन करके इस ऑप्शन का कॉस्ट निकालने वाले हैं। ओके, सो लुक एट हियर नाउ। तो बोल रहा है कि 5 लाख रुपया लीज कंपनी शुरू में ही अपफ्रंट सिक्योरिटी आर लिमिटेड से लेने वाली है। 5 लाख का 20% और 20%, दैट इज हाउ मच, दैट इज 2 लाख ऑफ रुपीज विल बी एडजस्टेड इक्वली इन द लीज रेंट। Point number 1. Point number 2, but how much is the lease rent? Lease rent as mentioned in the sum, पहले ही बोला था कि जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा वही लीज रेंट होगा। सो द एनुअल इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 1 लाख। तो 2 लाख डिवाइड बाई 5 गिव्स मी 40,000 रुपीज पर एनम। ओके, तो अगर 1 लाख का लीज रेंट है तो उसमें से 40,000 रुपया तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा हर साल। ओके, और तो लीज कंपनी के पास में अपना कितने पैसे रह गए? 3 लाख रुपए रह जाएंगे, जो कि लास्ट वाले साल में वो हमें वापस कर देगा, ठीक है। और हम हर साल क्या देंगे? 60,000 रुपीज, बिकॉज हमें हर साल 1 लाख रुपया लीज रेंट का लीज कंपनी को देना है। तो 1 लाख में से 40,000 रुपया तो उस 5 लाख के 20% के डिपॉजिट से एडजस्ट होगा, बाकी 60,000 रुपया हर साल मैं लीज कंपनी को देती रहूंगी। लुक एट हियर। So, look at here. So 60,000, right? 60,000, 60,000, 60,000 and 60,000, ठीक है, right? तो and 40,000 to any which ways is getting adjusted. लास्ट वाले साल में ये हमें हमारा 3 लाख रुपया, रुपीज 3 लाख। आप ये मत भूलना कि हमने 5 लाख रुपया अगर दिया है तो 5 लाख का इंटरेस्ट वो एंजॉय कर रहा है हमारा। वो 3 लाख रुपया हमें इस लास्ट वाले साल में जाके दे रहा है, तो जो भी अमाउंट है द इंटरेस्ट इज बीइंग एंजॉयड बाय द लीज कंपनी। सो डो नॉट थिंक दैट कि 5 लाख में इट इज अ सस्ता ऑप्शन और समथिंग, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कैश फ्लोज एक्चुअली। सो दिस इज द कैश फ्लो हियर एंड प्लस 40,000. So plus 40,000 is getting adjusted from the 20% of this amount, right है, वो बात है। अब यहां पे सम में एक लैंग्वेज उन्होंने लिखी है, वो ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है अंडर द लीज ऑप्शन upfront security deposit of rupees 5 lakh is payable to the lessor which is equal to the cost of the machine। वो हमने पे कर दिया, you can see in the diagram।
out of which 40% shall be adjusted equally against annual lease rent. मतलब 40,000 रुपया हम पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पे नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, लेकिन अब हम घर से 60,000 रुपया हर साल पे कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द मशीन expected scrap value will be at the book value after providing depreciation at the rate of 20% written down value basis. फिर लिखा है, देखो सब में एक लाइन यहाँ पे जो लिखी हुई है वो ये है, however in case of bank finance for lease option, look at this, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Look at this, इसमें लिखा है however in case of bank finance for lease option repayment of principal amount equal to lease rent is adjusted every year and the balance at the end of the 5th year. You know what do you mean by this? इसका ये मतलब हो रहा है गाइस, इसका ये मतलब हो रहा है कि आर लिमिटेड 60,000 रुपया इधर पे कर रहा है, राइट है, और 40,000 रुपया 1 लाख का लीज रेंटल, राइट. तो 60,000 पे कर रहा है लीज कंपनी को और बाकी 40,000 लीज कंपनी उस सिक्योरिटी डिपॉजिट के 20% से मैनेज कर रहा है. और आर लिमिटेड यहां पे इस केस में हर साल बैंक को 40,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है और लास्ट में जाकर के 3 लाख रुपए जो यहां पे देखो ये आए हैं, ये एज इट इज इसके पास चले जाएंगे, 3 लाख, राइट. सो इट इज पेइंग, इसको पे कर रहा है कितना, मतलब अपने कैश में से वो 1 लाख रुपया निकाल रहा है. 5 लाख रुपया का लोन लिया, पास ऑन कर दिया, ठीक है. 1 लाख रुपया हर साल देने की ताकत है मेरी, राइट है. 60 इधर दे दिया, 40 डिपॉजिट से मैनेज हो रहा है, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 40 का वो मैं इधर पे कर रही हूं. आई कैन अफोर्ड 1 लाख ऑफ पेमेंट एवरी ईयर, 60 हियर, 40 हियर. 1 लाख में से 40 एडजस्टेड फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट, हियर 5 लाख हर साल 40,000 से घटता जाएगा. आउटस्टैंडिंग पे अपन ब्याज पे करते जाएंगे. लुक एट हियर नाउ. सो दिस इज, तो हर साल 40,000, then 40,000, then 40,000 and again 40,000. This is how the cash flows are looking like. अब 2 शेड्यूल बनेगा, एक बनेगा इसके लिए और एक बनेगा इसके लिए, मतलब 2 पार्ट के लिए, दोनों को मर्ज करके फाइनल आउटफ्लो अपन निकालने वाले. नाउ लुक एट हियर देन. ओके, सो कैश आउटफ्लो फ्रॉम आर लिमिटेड टू लेसर. Look at that, I've लैंग्वेज चेंज कर दी मैंने थोड़ी सी, फाइन है. अभी ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो नेट लीज रेंटल विल बी 60,000 एवरी ईयर. क्यों 60,000? बिकॉज 40,000 मेरे सिक्योरिटी वाले डिपॉजिट से मैनेज हो रहा है और जो बैलेंस 3 लाख था वो हमें वापस मिल गया यहां पे, राइट है. तो 60,000, 60,000, then again 60,000 and 60,000 एंड ये पेमेंट कर रहे हैं अपन लेसर को, राइट है. और हमें लास्ट वाले साल में यू कैन टेक वन मोर कॉलम इफ यू वांट, सिक्योरिटी डिपॉजिट. आई थिंक पीएम में भी उन्होंने ऐसे किया है. दिस इज 3 लाख. दिस विल बी टेकन इनटू ब्रैकेट्स बिकॉज ये सारे पैसे आउटफ्लो हैं 60 हजार का, 3 लाख का इनफ्लो है, राइट है. तो यहां पे गए अपन साथ में जब आप 60,000 का लीज रेंटल पे करोगे ना तो आपको टैक्स की बेनिफिट आएगी बिकॉज लीज रेंटल इज अलाउड टू बी टेकन एज एन एक्सपेंस इन द P&L स्टेटमेंट. तो यहां पे ले लेते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन लीज रेंटल, राइट है. तो लीज रेंटल तो 1 लाख का है ना, 60,000 हम दे रहे हैं और बाकी 40 हमारे डिपॉजिट से एडजस्ट हो रहा है, लेकिन मैं लेसर को तो 1 लाख रुपए ही दे रही हूं ना हर साल, तो 1 लाख पे 30% का टैक्स बेनिफिट होगा और वो है 30,000 रुपया एवरी ईयर. लुक एट दैट, 30,000
30,000, 30,000, 30,000 and 30,000. This should be also in brackets only actually, because this is your gain. So net will be 30,000, घर से रियल टर्म्स में पैसा गया, सेकेंड ईयर में भी 30,000, थर्ड ईयर में भी 30,000, 60 minus 30, okay? Now 30,000 again, and this will be minus 60,000 plus 3 lakhs and plus 30,000. I get 2,70,000 but negative because this is a inflow. इनफ्लो हो गया, ये मैं इसको यहीं पे रहने देती हूँ, मतलब ये इस वाले पार्ट का अपन लोगों ने कैलकुलेशन कर दिया है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, राइट है? अब करते हैं अपन इस वाले पार्ट के लिए कैलकुलेशन. ओके, स्टार्ट देन. सो कैश आउटफ्लो फ्रॉम आर लिमिटेड टू बैंक से इसने 5 लाख रुपए बोरो किया था. ठीक है, ओके. सो यहां पे आएगा अगेन ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आउटस्टैंडिंग, देन इंटरेस्ट, देन प्रिंसिपल. If you want, we can take a tax benefit component also here, और we इतना पहले करते हैं और कॉलम्स बढ़ा लेंगे. तो 5 लाख रुपए का पूरा आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आएगा पूरा का पूरा 5 लाख पे, बिकॉज बैंक से तुमने पूरे 5 लाख रुपए लिए हैं, इंटू 0.15, दैट गिव्स मी 75,000 का इंटरेस्ट, राइट है? और 40,000, देखो यहाँ पे 40,000 रुपया हर साल मैं प्रिंसिपल के नाम पे पेमेंट कर रही हूं, जो मैं यहां पे नहीं दे रही हूं, यहां पे दे रही हूं, वहां ऑटोमेटिक मेरे डिपॉजिट से चल रहा है वो. ठीक है, तो 5 लाख माइनस 40,000 इज द आउटस्टैंडिंग, दैट विल बी 4,60,000 और उस पे 15% का इंटरेस्ट इंटू 0.15 गिव्स मी 69,000 का ब्याज है. तो ये प्रिंसिपल पेमेंट 40,000 का है, यहां भी 40,000 का है. ठीक है, तो 4,60,000 माइनस 40,000 गिव्स मी एन अमाउंट ऑफ 4,20,000 into 0.15, that gives me 63,000, and here again I will take 40,000, then 4,20,000 minus 40,000 is 3,80,000. ठीक है, 3,80,000 into 0.15 will give me 57,000, and again here I pay 40,000. Basically 3,40,000 into 0.15 will give me 51,000, and again I pay 40,000 here. यहां पे जो इंटरेस्ट है ना, ये वाला कॉलम, इस पे भी टैक्स की बेनिफिट आएगी, बिकॉज ब्याज को P&L के अंदर डाल सकते हैं. ये यहाँ पे 1 लाख का लीज रेंटल भी जाएगा और साथ में ब्याज भी जाएगा, तो इंटरेस्ट पे आएगा टैक्स का बेनिफिट. बेसिकली व्हाट वी कैन डू, 75,000 इंटू 30% का आएगा टैक्स बेनिफिट. 22,000 मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ. सो टोटल, पहले टोटल ले लेते हैं. टोटल 75,000 plus 40,000, that is 115,000. Then 69,000 plus 40,000, that is 109,000. Then 103,000. Then 97,000, 91,000. Okay. And plus you also pay 3 lakh, ये वाला पार्ट, प्लस यू ऑल्सो पे 3 लाख. चाहो तो अलग से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नाउ टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट. टैक्स बेनिफिट विल बी now 75,000
into 0.3 gives me 22,500. Then 69,000 into 0.3 gives me 20,700. Then 63,000 into 0.3 is 18,900. Then the next one is 57,000 into 0.3, that is 17,100, and 51,000 into 0.3 will give you 15,300. राइट है? तो नेट करेंगे ना अपन तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी नेट. सो 115 minus 22,500 gives me 92,500. Could you understand guys? Because see, बैंक जो है यहाँ पे, ये देखो आप डायग्राम, बैंक से अपन लोगों ने 5 लाख का जो लोन ले रखा है, इसके अगेंस्ट में हर लाख 40 40 40 जा रहा है. और साथ में देखो यहाँ पे 3 लाख रुपए मैंने ऐड किए हैं, ये वाले 3 लाख, राइट. तो बेसिकली क्या किया कि इंटरेस्ट कंपोनेंट ये वाला कंप्यूट किया कि 40 पे करने के बाद जो हर साल ब्याज आउटस्टैंड करेगा वो पेमेंट कर रहे हैं. तो 40 प्रिंसिपल का और साथ में ब्याज, वो दोनों को ऐड करके 115 ये वगैरह आए. और लास्ट में जाकर के 3 लाख रुपए मैंने ऐड किया है. तो यहाँ पे भी अगर चाहो तो ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में, राइट है. नाउ सो ये जो इंटरेस्ट की कॉलम थी इसके टैक्स बेनिफिट लिए, एंड टोटल माइनस टैक्स बेनिफिट विल गिव यू द नेट कॉलम. सो 88,300, then 84,100, 79,900 and 375,700. I'm just trying to copy the data because otherwise the lecture will be very very lengthy for me. 3,91,000 minus 15,300. Okay. So अभी दोनों जो सेक्शन है, ये वाला और ये वाला, दोनों को कंबाइन कर देते हैं. So computation of net outflow will be year 1, 2, 3, 4, 5. अपन लोग यहां से ये वाला कॉलम लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे, दिस कॉलम एंड इसका लास्ट वाला कॉलम, इन दोनों को अपन को कंबाइन करना पड़ेगा. सो लुक एट दियर cash flow to lesser. So we can just copy here, that is 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 and 2,70,000 was negative. Then cash flow to the bank, right? तो बैंक को 92,500, then 88,300, 84,100, 79,900 and 3,75,700. We will combine. यहाँ पे इतना नेट गया टैक्स एडजस्ट करने के बाद, और यहाँ पे कितना गया टैक्स एडजस्ट करने के बाद, दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा कैश आउटफ्लो इफ यू बोरो 5 lakh rupees from the bank and pay it as a security deposit for leasing it out. Okay, so total is 122,500, 118,300, 114,100, 109,900 and 105,700. Make it PV will be again 0.8696, 0.7562, 0.6576, 0.5718 and 0.4972. So the PV that I get is 106,526. I'm not calculating. You can just try to go and check out on the practice manual. I'm just telling you the method how to flow in the sum. Okay, so 89,458, then 75,032, then 62,841 and 52,554. That gives me a total of 386,411. ये आंसर होगा. This is the cost of borrowing and leasing. Okay. अब now if you see the two, इसको कंपेयर करेंगे अपन इसके साथ.
297. I think we should borrow and buy. That's better because the payment is very high in comparison to the borrow and buy. So we can write down here. Hence, since cost of borrow and buy is lower, we recommend the same. So we do not recommend to borrow and lease it out because the cash outflows are very, very high in comparison to the borrow and buy option. That was it. I don't see any reason why I shouldn't be able to understand this question after this. So please go through the solution. Try to see it again if you do not understand. Still, if you have doubts, you can post. No problem. Thank you so much.